जी नमस्कार। एक बार फिर आप सभी साथियों का सांसी शक्ति सेना चैनल पे स्वागत है। आज हमने वीडियो बनाई थी, राजा शाहसमल कितने हुए हैं, किस किस वंश में हुए हैं राजा शाहसमल, उनके बारे में बताया था। आज हम आपको राजा शाहसमल जो भाटी कबीले से थे, उनका किस प्रकार जन्म हुआ, कहाँ से उनका वंश चला, कहाँ पहुंचे, इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ध्यान से सुने सभी साथी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यदुवंशी और चंद्रवंशी राजपूतों की जो शाखाएं थी, वो शाखाएं भगवान श्री कृष्ण से चली थी। भगवान श्री कृष्ण के आज से लगभग 5000 साल पहले, लगभग 3102 ईसा पूर्व में श्री कृष्ण और रुक्मिणी से 5-6 मेन मुख्य पुत्र पैदा हुए थे। चारु देशना, चारु देहा, प्रद्युम्न, चारु चंद्रा, सुचारु और चारुगुप्त। तो इसी प्रद्युम्न जो लड़का हुआ था, उससे फिर अनिरुद्ध हुए, वज्र हुए, प्रतिबाहु हुए, सुबाहु हुए, संत सेना, सता सेना, महारथा, जादम, आतम, कबीर। इस प्रकार चलते चलते इस वंश में जो लास्ट में हम देखते हैं, नरपत, राजा जसपत और गजपत, जिसे राजा गज भी कहा जाता है, जिन्होंने गजनी के ऊपर अपना शासन स्थापित किया था और गजनी तक अपना राज्य प्रचारित किया था। राजा गज के कारण ही अफगानिस्तान के उस शहर का नाम गजनी पड़ा था। तो उसी गजनी, राजा गज का जब गजनी पर शासन था, गजनी के शासन काल में वहां पे राजा गज था, जो वो वहां पे राज्य स्थापित किया था गजनी पे। वहां पर जब खुरासान की फौज का जो बादशाह था, खुरासान की फौज का जो बादशाह था, उसने जब गजनी पर आक्रमण किया, तो गजनी पर आक्रमण करने के बाद उसका काफी दिनों तक गजनी पर राजा गज के साथ युद्ध चला था। और लास्ट में इस युद्ध में राजा गज और जो खुरासान का बादशाह था, वे दोनों मारे गए थे। और उसके बाद मारे जाने के बाद राजा जो खुरासान का बादशाह था, उसकी सेना वापस चली जाती है और राजा गज की जगह पर वहां पर गद्दी 30 दिनों तक गद्दी उनका जो चाचा था श्रीदेव, राजा गज का चाचा श्रीदेव 30 दिनों तक वहां उसकी गद्दी को संभालता है। और उसके बाद फिर जब काफी समय बाद वो भी मारा जाता है, श्रीदेव भी। तो मारा जाने के बाद जब इस खबर का जो श्रीदेव मरने के बाद जो उसका चाचा श्रीदेव और पिताजी गज के मरने के बाद उनका लड़का हुआ था शालिवाहन। शालिवाहन को जब पता चला कि उनका पिताजी मारा जा चुका है, तो वो अपने भारत की तरफ से चल करके फिर जाता है पंजाब में, शालिवाहनपुर नाम का नगर बसाता है, वहां पे अपनी राजधानी स्थापित करता है, जिसको आज सियालकोट के नाम से जाना जाता है। वहां कुछ दिन रुकने के बाद शालिवाहन अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपनी फौज को तैयार करता है और दोबारा गजनी पर आक्रमण कर देता है। गजनी पर आक्रमण करने के बाद राजा शालिवाहन उस युद्ध में जीत जाता है और दोबारा से फिर राजा शालिवाहन का ही गजनी पर शासन स्थापित हो जाता है। और वहां शासन स्थापित करने के बाद राजा शालिवाहन, जो उसके 15 लड़के हुए थे, जिनके नाम थे बालंद, रसाल, धर्मगंध, रूपा, सुंदर, बच्च, लेख, शंख, जसकर्ण, निम्मा, मात, नेपक, गांगेव, जागेव और पूर्ण। तो इनमें से बड़ा लड़का जो बालंद था, उसको उस गजनी की गद्दी पर बिठा करके राजा शालिवाहन वापस शालिवाहनपुर यानी सियालकोट में आ जाता है और वहां पे अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है। उसके बाद शालिवाहन का लड़का बालंद वहां का राज्य संभालता है, गजनी का। और काफी सालों बाद जो खुरासान का बादशाह मरा था, उसका लड़का
बदला लेने के लिए दोबारा से गजनी पर आक्रमण करता है। वो गजनी पर आक्रमण करता है तो उस समय फिर वो बालंद को बंदी बना लेता है, कैद कर लेता है, और दोबारा जो खुरासान के बादशाह का लड़का था, दोबारा खुरासान का बादशाह यानी उसका लड़का गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद बालंद के लड़के हुए थे 7। उनमें भट्टी था, भूपति था, कलूराव, जंझू और भाई सहरावत, बैसड़स, मंगरेव और भट्टी, ये लड़के हुए थे राजा बालंद को। राजा बालंद के इन लड़कों में सबसे बड़ा लड़का भट्टी था, जिसको ये शासन सौंपा गया बाद में, और भट्टी ने फिर इस शासन को संभाला। और उसके संभालने के बाद जो भट्टी का शासन काल माना जाता है, भट्टी का जो शासन काल था वो 279 ईस्वी का माना जाता है, जब उसने वहां पे अपना शासन स्थापित किया था। उसके बाद भट्टी का एक सफल शासक रहे राजा भट्टी, उसी के नाम से ही भाटी वंश चला था। उसके बाद उनका लड़का, जो भट्टी का लड़का था भूपत, वो गद्दी पर बैठ जाता है। और उसके समय पश्चिम की दिशा से धुंध नाम का एक शासक पद था, उसके राज्य पर आक्रमण करता है और उसको पराजित कर देता है, और भूपत को भाग करके थार रेगिस्तान की सीमा में जो गग्गर नदी है, उसके पूर्वी किनारे में जो लाखी का जंगल होता है, वहां पे अपना उसको शरण लेनी पड़ी। और उसके साथ राजपूत कबीलों के बहुत सारे लोग भी उसके साथ वहां पर गए। और वहां पर राजा भूपत से पहले ही राजा भट्टी ने वो एरिया उस समय भटनेर के अंदर आता था, भटनेर बोला जाता था। सन 295 ईस्वी में वहां पे भटनेर का किला राजा भट्टी ने बनवाया था, जिसको आजकल हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और दूसरी तरफ राजा भट्टी के लड़का था मंगल राव, उसको कैद कर लिया गया था। मंगल राव कुछ समय के बाद राजा धुंध से बचकर भाग निकला था, और वो भी जंगल में आकर के शरण ले ली। और शालीवाहन के जो ये मैंने लड़के बताए थे, उन्हीं शालीवाहन के लड़कों में एक शंख भट्टी हुआ था, जो अपने इन सभी राजपूत साथियों के साथ लाखी के जंगलों में चले गए और वहां पे अपना जंगली जीवन यापन करने लगे, और वहां पे अपने राजपूत साथियों के साथ रहने लगे। उसके बाद फिर शंख के लड़का था, जो उसकी अगली पीढ़ी में शंख का लड़का देवसर हुआ, फिर देवसर से मंसूर हुआ, मंसूर से मान, मान से सेल, सेल से ज्योंदर, ज्योंदर से अंचल भाटी हुआ। और ये अंचल भाटी जो था, ये भटनेर के एरिया से होते हुए भरतपुर की तरफ निकले। इनके साथ बहुत से राजपूत कबीलों के लोग भी थे। भटनेर की तरफ से निकलकर जब ये भरतपुर जाते हैं, तो भरतपुर में वहां पर काफी इन जो जंगली कबीलों के लोग थे, ये इनके साथ मिलते हैं और अपने इस जीवन यापन को स्टार्ट करते हैं। वहीं पर अंचल का जो लड़का हुआ था पदमरथ भाटी, उस पदमरथ भाटी का जब वहां पे जन्म हुआ, तो उस समय उस एरिया में उस समय वहां पे गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे समुद्रगुप्त, उसके सेनापति का नाम था पुष्पदंत। पुष्पदंत की एक लड़की थी जिसको शाहपरी नाम से जाना जाता था। और शाहपरी जब घूमने के लिए, विहार करने के लिए अपने महलों से बाहर जाती थी, तो उनका जो मेल मिलाप था, जान पहचान पदमरथ भाटी से होती है। और उस शाहपरी को परी के रूप में भी जाना जाता था, यानी वो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी, इसलिए उसको शाहपरी के नाम से जाना जाता था। उस शाहपरी का और पदमरथ भाटी के जब प्रेम प्रसंग का पुष्पदंत को, यानी जो समुद्रगुप्त का गवर्नर था, उसको पता लगता है कि मेरी लड़की एक भाटी राजपूत के साथ इस प्रकार संबंध स्थापित कर चुकी है। तो इसके बारे में जब दरबार में सुनाया जाता है, तो सबसे पहले तो प्लानिंग की जाती है कि इस लड़की को क्यों ना मार दिया जाए। और काफी मंत्रियों के कहने पर कि लड़की की हत्या
अपराध होती है, पाप लगेगा, इससे 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 अच्छा उस लड़की को अपने राज्य से निकाल दो और वो अपने आप इधर उधर भटकती रहेगी। उसके राज्य से निकल जाने के बाद जो पद्मरथ भाटी था वो वापस जंगलों में उनके पास चली जाती है और वहां पे ही उस शाहपरी से राजा सहसमल का जन्म होता है। उस समय तो सहसमल नाम था, राजा तो वो अपने कबीले का और जो बाकी राजपूत कबीलों के लोग थे उनके शामिल होने के कारण लाठी के जंगल पर कब्जा होने के बाद उनका नाम राजा सहसमल पड़ा। जो पद्मरथ भाटी था उसको 3 संतानें होती है, विच्छर, बोनी और सहसमल। बोनी और विच्छर के जो वंशज है वो आज भी पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, सियालकोट, लाहौर और सिंध के प्रांत के एरियो में आज भी अपने आप को भट्टी राजपूत के नाम से बुलाते हैं। और इन्हीं वंशों में प्रसिद्ध अकबर के समय में दुल्ला भट्टी नाम का एक प्रसिद्ध राजपूत हुआ था, जिसके नाम से ही पूरे उत्तरी भारत में लोहड़ी का त्योहार दुल्ला भट्टी की याद में ही मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो पद्मरथ भाटी थे उनके 3 संतानें होने के बाद राजा सहसमल और शाहपरी के मिलन से फिर 3 संतानें होती है, माला, बिड्डू और रासलान। और इन की संतान होने के बाद माला को 11 और बिड्डू को 12 लड़के होने के बाद 23 वंश सांसियों के सबसे सर्वप्रथम चलते हैं। और ये बताया जाता है कि जो रासलान का वंश था उसके भी 13 लड़के बताए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिला के राजा सहसमल की संतानों के 36 वंश बताए जाते हैं। तो इन 36 वंशों के कारण ही सांसी कबीला आगे चलता है और इसी सांसी कबीले को भट्टी राजपूत होने के कारण ही भट्टी, भाट, भाटू या बातू नाम से प्रचारित किया जाता है। इस कबीले के लोग खुद के लोगों को पहचान के रूप में बताने के लिए कि अगर कोई सांसी है तो उसको बोलते थे कि ये बातू है, या अगर अपने समाज से दूसरा कोई व्यक्ति होता था तो उसको समझते थे कि ये काजा है। यानी पीढ़ियों के बाद राजा भट्टी होते हैं और राजा भट्टी के बाद फिर 8-10 पीढ़ियां और नीचे जा करके राजा सहसमल का जन्म होता है। और ये जो जानकारी मैंने बताई है ये किसी की सुनी सुनाई जानकारी नहीं है। जो इतिहास की किताबों में जो बातें बताई गई हैं, जो आज से लगभग 250-300 साल पहले जो इतिहासकारों ने किताबें लिखी थी इस कबीले के लोगों से जांच पड़ताल करके पूछ करके, उनमें प्रसिद्ध होते हैं कि हमारे शेर सिंह शेर इतिहास, लेपल ग्रिफिन, H.A. रोज, सलीमन, मोहम्मद लतीफ, ये इस प्रकार के अनेक इतिहासकार हैं। और इस प्रकार जो सांसी कबीले का जन्म का जो वंश बताया जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगली जो प्रूफ मिलते हैं वो जो हमें वो सांसी कबीले के भाटी राजपूत होने के ही मिलते हैं। क्योंकि सांसी कबीले पे पटियाला यूनिवर्सिटी ने भी 2016-17 में एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च के माध्यम से भी ये बताया गया था कि सांसी कबीले का जो मूल वंश है जहां से वे निकले हैं वे भट्टी राजपूत ही हैं। और इसी प्रकार एक और रिसर्च की थी बाद में धर्मशाला, जो हिमाचल की यूनिवर्सिटी है, धर्मशाला यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की, वहां पर भी क्रिमिनल ट्राइब्स के ऊपर एक रिसर्च की गई थी। उसमें सांसी समाज का जो संबंध या रिसर्च बताई गई है वो भट्टी राजपूतों से ही बताई गई है। इसी प्रकार अभी कुछ एक साल पहले 2019-20 के आसपास एक और डॉक्टर हुए हैं, उनका मेरे को नाम ध्यान नहीं, उसकी रिपोर्ट भी है। इस प्रकार सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई है सांसी कबीले पर, उनमें सबसे ज्यादा में यही प्रूफ किया गया है कि जो सांसी कबीला है वो भट्टी राजपूतों की ही एक शाखा से बना है। और इसके अलावा बहुत बड़ा प्रूफ हमारे जो इतिहासकार हुए हैं शेर सिंह शेर, उन्होंने भी अपनी बुक सांसी और पंजाब में सांसी समाज के लगभग 105-110 देश के अलग अलग हिस्सों से सांसी लोगों के खून के नमूने DNA इकट्ठे करके मुंबई की लाइब्रेरी में ले जाकर के उनके DNA की रिसर्च की थी और उनमें समानता देखी गई थी। राजपूतों में, सांसियों के ब्लड में और दूसरी जो बड़ी कास्टें हैं उनके ब्लड में क्या समानता है, तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल एक नंबर उस समानता में बिल्कुल जो सांसियों का DNA है वो राजपूतों से और जो आर्यन जातियां हैं मुख्य रूप से उनसे मैच बताया गया है। इस प्रकार ये स्ट्रोंग प्रूफ माने जाते हैं बहुत सारे।
जो ये बताते हैं कि सांसी कबीले का जन्म भाटी राजपूतों में ही हुआ है। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांसियों के अंदर जो जितने भी अलग अलग वंश बताते हैं या फिर सिसोदिया खानदान या दूसरे खानदान, उनसे सांसमल का कनेक्शन क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे।